नमस्कार मित्रों, आज मेरे साथ डॉक्टर प्रवीण हैं और मैं डॉक्टर संजीव ईएनटी स्पेशलिस्ट जानकी ईएनटी हॉस्पिटल एंड मैटरनिटी सेंटर। और डॉक्टर प्रवीण अभी पारस में आईसीयू कंसल्टेंट हैं और ये इसके पहले फोर्टिस कलकत्ता में थे और ये इनका कोविड ट्रीटमेंट का बहुत एक्सपीरियंस है इनके पास। पिछले 1 साल से लगातार कोविड ड्यूटी ही कर रहे हैं, कोविड के डिफरेंट मरीजों को देख रहे हैं। तो इनसे कुछ बात करेंगे और ये बात बेसिकली हम लोग रोकथाम पे करेंगे ज़्यादा, क्योंकि हम लोग वहीं पे बहुत ज़्यादा परेशान हैं रोकथाम को लेके। जानकारी ही नहीं है, जानकारी का अभाव है और कैसे इसको हम इफ़ेक्टिवली अपने आसपास के लोगों को समझा पाएँ, अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बता पाएँ, इसके लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। इस वीडियो को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, क्या हम टेबलेट एजिथ्रल या डॉक्सीसाइक्लिन खा लेंगे तो कोविड नहीं होगा क्या? तो ये क्वेश्चन प्रिवेंशन के लिए पूछ रहे हैं और दवा खाने की बात कर रहे हैं। प्रवीण, जरा इस पे कुछ बात करेंगे। नहीं, पहले प्रिवेंशन तो कभी नहीं, ये प्रिवेंटिव मेजर्स कभी नहीं हो सकता है। ये अगर कोविड होने से पहले तो कभी भी एडवाइजेबल नहीं है। कोविड अगर आपको सस्पेक्ट लग रहे हैं या आपको टेस्ट में कुछ ऐसा आ रहा है, रैपिड एंटीजन टेस्ट या आरटीपीसीआर अगर आता है, तब इसके बारे में कुछ सोच सकते हैं। ऑल्दो कंट्रोवर्शियल है थोड़ा रोल इनका, लेकिन उसके पहले तो बिल्कुल नहीं, प्रिवेंटिव मेजर कुछ भी नहीं है। शुरू में लोग क्लोरोक्विन देते थे और बहुत तरह का इस तरह का आया था, बट दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। अभी तो बिल्कुल नहीं है। तो प्रिवेंशन के लिए कोई भी दवा अवेलेबल नहीं है अभी, न टेबलेट एजिथ्रल, न डॉक्सीसाइक्लिन, न एससी क्यूब जो पहले मलेरिया वाली दवा ली जाती थी। मित्रों, मेरा ये कहने का मतलब साफ साफ है कि प्रिवेंशन के लिए कोई दवा नहीं है। तो प्रिवेंशन के लिए करें क्या प्रवीण? प्रिवेंशन के लिए सिर्फ एक ही है उपाय कि हम लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, मास्क यूज़ करें। कोई ऑर्डिनरी मास्क हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे हमेशा N95 यूज़ करने का। लेकिन अगर N95 हम लोग नहीं यूज़ कर पाएँ तो एटलीस्ट डबल मास्क कम से कम 5-6 लेयर कवरेज होना चाहिए। N95 का कुछ और भी अलग से एडवांटेज है, तो वो तो अभी हम लोग उतना डिस्कस नहीं करेंगे। जब वो मेडिकल डिस्कशन है, अमॉन्ग डॉक्टर्स डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। बट ये तो पब्लिक अवेयरनेस का बात है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इस बात का मतलब नहीं है। बट इतना इम्पॉर्टेंट है कि N95 पॉसिबल है तो यूज़ कीजिए। अगर वो नहीं आप कर पा रहे हैं, बहुत लोग कंफर्टेबल नहीं है, तो आप यूज़ कीजिए डबल लेयर मास्क, ऐसा मास्क जिसमें 3 से 4 लेयर एटलीस्ट का हो। इसके बारे में थोड़ा कुछ हम ऐड करेंगे। प्रवीण ने बहुत अच्छी बात बोली कि N95 मास्क ही यूज़ करेंगे और कोशिश करेंगे कि N95 मास्क अगर हो जाए तो हम हमेशा यूज़ करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा सा कुछ तो एक रिसेंटली कुछ एक मॉडिफिकेशन आया है जिसका हम डिस्कस कर लें, और वो सर्कमस्टांशियल मॉडिफिकेशन है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो कोई लोग भी एलर्जी से ग्रसित है और उनका कोई भी मास्क जो सिंथेटिक मास्क है वो बिल्कुल सूट नहीं कर रहा है, तो उनके लिए डबल मास्क ज़्यादा ज़रूरी है। डबल मास्क में पहला लेयर मास्क जो होता है वो क्लॉथ का होता है, और क्लॉथ में ये जो लूप है ईयर वाला, उसको थोड़ा सा आप हमेशा क्लोज रखेंगे जिससे कि ये पूरा कवर हो जाए। एंड देन यू विल अप्लाई दिस सर्जिकल मास्क। सो इससे क्या होगा कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहेंगे और साथ में आपको जो सिंथेटिक से मास्क से जो एलर्जी होने वाली है उससे भी बचे रहेंगे। साथ में एक चीज और, इसको डिस्पोजेबल के रूप में यूज करेंगे और इसको वॉश करने के रूप में यूज करेंगे। तो यू विल बी प्रोटेक्टेड थ्रू आउट योर एक्टिविटी and as well as you are going to be avoided by the allergens which is caused by synthetic mask. This is one important. अगर 95 मास्क अवेलेबल नहीं है तो हाँ प्रवीण, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप N95 यूज़ कर रहे हैं, बाहर में जा रहे हैं, तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये बाहर का जो ऊपर का पार्ट है वो एक्सपोज हो रहा है वायरस से और जो भी होता है पैथोजन से। तो आप घर में आके जहाँ तहाँ उसे नहीं रख सकते हैं। दूसरा,
ये इस चीज़ को बहुत लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं, शायद मैं भी नहीं कर सकता हूँ, कि ये टच करने का कोई बात नहीं। आप ये तो पहले तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप टच कर रहे हैं तो घर आके हैंड वॉश करें और तब इसको यूज़ करें। और ये मास्क को कहीं भी आप नहीं रखिए, उसका एक अपना प्रॉपर जगह होना चाहिए जो आप किसी और को टच नहीं करें। इसको आप बचा सकते हैं, यू कैन प्रिवेंट दिस वन। आप एक इसके ऊपर एक और मास्क यूज़ कर सकते हैं और वो आके उसको आप डिस्कार्ड कर सकते हैं, तब ये मास्क जो आपका है, वो आउटर लेयर जो आपका है, वो थोड़ा ज़्यादा सेफ रहेगा। मास्क रखने का आदत डाल लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कंफर्टेबिलिटी बिल्कुल एक्सेप्टेबल हो जाएगा आपके लिए। आसिफ खान के हो गए। शुरू में आपको नहीं लगेगा कि प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं कर पाएंगे, नहीं, सब लोगों के साथ ऐसा हुआ था, हम लोगों के साथ भी। आप आदत डाल लेंगे तो बहुत आराम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गई प्रिवेंशन के बारे में, जो आपने क्लियर कट एक मैसेज है कि हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। डबल लेयर मास्क विल बी बेटर देन द N95 मास्क एलोन। सैनिटाइजेशन हमेशा होना चाहिए, प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए। लेकिन कुछ और बातें इसके अलावा है, बातें कुछ और है जो हमने अपने कुछ दिनों में हम अपने मित्रों, प्रवीण भी बहुत बार हमसे डिस्कस किया है और बहुत सारे सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल कब होना चाहिए। लोग फ़ोन कर रहे हैं कि हमको ऑक्सीजन सिलेंडर दिलवा दीजिए, लोग फ़ोन कर रहे हैं बेड दिलवा दीजिए, आईसीयू बेड दिलवा दीजिए, लोग फ़ोन कर रहे हैं कि वेंटिलेशन वाला बेड दिलवा दीजिए, लोग फ़ोन कर रहे हैं कि रेमडेसिविर का इंतजाम करवा दीजिए। तो प्रवीण से हम ये जानना चाहेंगे कि ये सारी बातें जो ये अनयूजुअल डिमांड है वो कहाँ तक जायज़ है, क्यों ऐसी ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत कब पड़ती है, रेमडेसिविर की ज़रूरत कब पड़ती है, क्या इसकी ज़रूरत पड़ती है कि ना पड़ती है, वेंटिलेशन की ज़रूरत कब है, वेंटिलेटरी बेड की ज़रूरत कब है, ये प्रवीण जरा बताएंगे। पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप घर में हैं तो ये सब, अगर आपको सीवियरिटी जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सीवियरिटी अगर आप जान गए, जब सीवियरिटी जान गए तो आपको ये भी पता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि होम केयर के लिए कौन से केसेस हैं, कौन सा डिवाइड करना पड़ेगा कि ये केसेस होम केयर के लिए हैं। अगर आप होम केयर के लिए एलिजिबल हैं, आप होम केयर से ही आपका काम चलता है, तो बिल्कुल इनके पीछे मत जाइए। प्लाज्मा थेरेपी, रेमडेसिविर, अभी तो इनका रोल कुछ भी इस्टेब्लिश नहीं है। इट इज़ ए जस्ट ट्रायल जो कि हम लोग हॉस्पिटल एडमिशन और सीवियर कंडीशन में दे सकते हैं। कोई कोविड पॉजिटिव आ जाता है, RT-PCR एंटीजन, तो कभी नहीं सोच सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है होम केयर के लिए आइडेंटिफाई कीजिए कि आप कैंडिडेट हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। इससे ये कैसे कर सकते हैं आप डिसाइड, आपका अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है, आपको कोई रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी नहीं है, तो आप होम केयर के लिए एलिजिबल हैं। मतलब न कफ है, न आपको सांस फूल रहा है। लोगों के पास आज पल्स ऑक्सीमीटर भी है, अगर पल्स ऑक्सीमीटर में भी आप 90 प्लस हैं, 90 प्लस है, इसका मतलब है कि आप सेफ साइड में हैं और अपना सारा प्रॉपर ट्रीटमेंट घर में ले सकते हैं। और उसके लिए आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत भी नहीं है, अगर सही समय पे दवा और सही दवा चल जाए। तो इसके लिए आपको सही डॉक्टर खोजना है, न कि ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर, वेंटिलेटरी बेड खोजना है। इस तरह की सिचुएशन से को अवॉइड करें, आप प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लें। और ये सारी इलाज व्हाट्सएप पे टेली मेडिसिन से हो सकता है संभव। सो अगर आपको हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहा है और ऑक्सीजन सैचुरेशन 90 से अबव है, तो पर भी आप बिना हॉस्पिटल एडमिशन के ठीक हो सकते हैं। यही है मैसेज। खुद से कोई दवा नहीं लीजिए, स्टेरॉयड वगैरह ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं, एंटीबायोटिक बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, नहीं लीजिए। अगर आपको थोड़ा सा भी सांस का प्रॉब्लम है, इवन नहीं है, तो कुछ लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके आप अच्छे से उसको कंट्रोल कर सकते हैं सारे। और दूसरा, यंग लोग तो काफ़ी, उनको बिल्कुल नहीं परेशान होने की ज़रूरत है। आज के डेट में भी यंग लोगों का कोई कोमॉर्बिडिटी अगर नहीं है तो डेथ रेट बहुत कम है। थोड़ा अप्स एंड डाउन आएगा, उतार चढ़ा, जो कि ठीक होगा। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप आइडेंटिफाई, अगर आपको पॉजिटिव आए तो 2-3 चीज़ें ध्यान दीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने का कोशिश कीजिए। आप प्रोन होके, जो हम लोग बोलते हैं तकिया के अंदर पेट लेके उल्टा सोना, वो सोने का कोशिश कीजिए। ये सब काफ़ी इफेक्टिव है, ऑक्सीजन के लिए बिल्कुल नहीं। और मेरा रिक्वेस्ट है कि ये उन लोगों को अवेलेबल होने दीजिए जिनको सच में ज़रूरत है। प्लीज़ डोंट स्टोर ऑक्सीजन बिना मतलब के। बिना ऑक्सीजन को स्टोर करने वाले हमको नहीं लगता अच्छा काम कर रहे हैं। रेमडेसिविर के लिए भी लंबी लाइन लगी हुई है, लोग फ़ोन करके घर में रख रहे हैं कि ज़रूरत पड़े तो क्या करेंगे। अरे उसकी ज़रूरत नहीं है भाई। अगर सही समय पे सही इलाज किया जाए तो रेमडेसिविर की ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है।
और ये ट्रीटेबल डिजीज है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रीटमेंट लाइलाज हो गया है। इस बात को ध्यान रखें। और प्रवीण का लंबा अनुभव है, पिछले 1 सालों से हजारों कोविड मरीज को देखा है, ठीक किया है, और डेथ रेट भी इनको पता है कि ये बहुत ही कम है। ये इग्नोरेंस के कारण लंबे समय तक घर में रह गए और बिना कोई इलाज के खुद ही मेडिसिन खा रहे हैं, तो होता है। आप प्रॉपर डायरेक्ट डॉक्टर के सलाह में जाएं और इनिशियल सबसे शुरुआती दौर में ही डॉक्टर के कंसर्न में आ जाएं। और टेलीमेडिसिन सारे लोग, IMA, बिहार सरकार ने सब व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, तो उस पर आप कंसल्ट करके घर में रह के ही ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ये मैसेज और कुछ बोलना? नहीं, हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों के ICU केयर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़े, हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत नहीं पड़े, होम केयर से कर सकते हैं। एक सिंपल सा अनुभवी आदमी, इसके लिए ज़रूरत नहीं है कि कोई इंटेंसिविस्ट ही आपको ज्ञान दे, वही करे। सारे लोग अवेयरनेस ज़रूरी है। आप प्लीज़ डॉक्टर का बात माने, स्टोर मत करें। रेमडेसिविर और ये सब कोई रोल इस्टेब्लिश नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल उसकी तरफ नहीं ध्यान दीजिए। धन्यवाद।